जी अब हम अपना सेकंड पोर्शन इस चैप्टर का करने जा रहे हैं। तो बड़ी यूज़फुल डेफिनेशन है इनडेफिनेट इंटीग्रल। सेकंड नेम है एंटी डेरिवेटिव। थर्ड नेम है इसे प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है। प्रिमिटिव जस्ट क्या होगा कि अगर आपके पास एफ एट जी एक सिंगल वैल्यू एनालिटिक फंक्शन है किसी भी डोमेन डी के अंदर, फिर इस सूरत में कैपिटल एफ जो है कोई एक और फंक्शन, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव मेन फंक्शन स्मॉल एफ एट जी का कहलाएगा। अगर एक तो ये है कि वो एनालिटिक हो किसी भी डोमेन के अंदर, और दूसरा उसका डेरिवेटिव कैपिटल एफ का वो स्मॉल एफ के इक्वल आ जाए फॉर ऑल जी एंड डी। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये जो न्यू फंक्शन है ये प्रीवियस फंक्शन का या ओल्ड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है या इनडेफिनेट इंटीग्रल है। नोट है कि अगर आपके पास एफ प्राइम एट जी कैपिटल फॉर्म में इक्वल हो स्मॉल एफ एट जी, देन कैपिटल एफ एट जी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एट जी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज़ यूज़ होनी है, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। अब आपके पास है फंडामेंटल थ्योरम है इंटीग्रल कैलकुलस का कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से कि सपोज़ करें आपके पास एक फंक्शन है एनालिटिक है किसी भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर। अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स पॉइंट रियल पॉइंट हों तो फिर इस सूरत में जो कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है उससे रियल वैल्यूज़ फंक्शन पर रियल वैल्यूज़ पर इंटीग्रेट करें तो आपके पास वो चेंज होगा आपके पास कैपिटल एफ में, और सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा कैपिटल एफ एट जी टू माइनस कैपिटल एफ एट जी वन, वेयर कैपिटल एफ इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं जी। कंसीडर करते हैं हमारे पास फाई एट जी इक्वल है इंटीग्रल फ्राम जी वन टू जी टू एफ एट जी डी जी। इसे इक्वेशन वन का नाम दे दिया। अब आप क्या करें, अच्छा हाँ ये है कि इक्वेशन वन के अंदर अपर लिमिट के अंदर सिंपल जी है ना कि जी टू। यहाँ तक अब आप क्या करें, जहाँ जी है मतलब अपर लिमिट वहाँ जी वन पुट कर दें। जब जी वन पुट करेंगे तो सेम लिमिट आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। फिर आप इक्वेशन वन के अंदर जो है अपर लिमिट के अंदर जी टू पुट कर दें, ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा। आप क्या करें, टू में से इक्वेशन टू जो है वो थ्री में से माइनस कर दें तो आपके पास फाई एट जी टू माइनस फाई एट जी वन इक्वल आ जाएगा जी वन टू जी टू एफ एट जी डी जी। माइनस ज़ीरो होना है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव एफ एट जी इक्वल टू फाई एट जी प्लस सी, वो जो मैंने अभी बताया था कि वो इंटीग्रल की इक्वल होता है। तो अब आप रिप्लेसमेंट करें, एफ एट जी वन होगा तो फाई एट जी वन प्लस सी, और एफ एट जी टू होगा तो फाई एट जी टू प्लस सी आ जाएगा आपके पास। आपने जो एफ एट जी वन में से एफ एट जी टू माइनस करना तो वो आपके पास फाई एट जी वन माइनस फाई एट जी टू आ जाएगा। कॉन्स्टेंट्स आपस में से कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यूज़ जस्ट आप इक्वेशन फोर के अंदर रिप्लेस करें, आपको रिक्वायर आंसर जो है वो मिल जाएगा कैपिटल एफ एट जी टू माइनस कैपिटल एफ एट जी वन। जी अब एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। इससे मिलती जुलती बहुत सी एग्ज़ाम्पल नोट्स के अंदर हैं। आप लोग प्रॉपरली उन नोट्स में से जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो प्रॉपरली सॉल्व कीजिएगा, और इसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हैं नोट्स आपके पास मौजूद हैं। अगर वो भी करनी हो तो बेहतर है कि वो भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया है कि आपके पास अगर एक फंक्शन हो फॉर एग्जांपल वन ओवर जी स्क्वायर, और आपके पास कर्व जो है वो एक यूनिट सर्कल हो मीन्स जी मॉड इक्वल्स टू वन, तो फिर इस सूरत में आपने शो करना है कि उस फंक्शन का इंटीग्रल जो है अलॉन्ग कर्व वो ज़ीरो होगा। ये आपने प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी आ सकती है कि आप शो करें कि इंटीग्रल अपॉन कर्व सी ऑफ वन ओवर जी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू जी विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर सी इज़ अ यूनिट सर्कल दैट इज़ जी मॉड इक्वल्स टू वन। दोनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने जो है मेन वन ओवर जी स्क्वायर के इंटीग्रल को ज़ीरो की इक्वल दिखाना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं जी। गिवन ये है कि हमारे पास कर्व जो है वो एक यूनिट सर्कल है, मतलब जी मॉड वन की इक्वल है,
और हमें यह भी पता है कि z इक्वल्स टू आर ई पावर आयोटा थीटा होता है, लेकिन अब चूँकि यहाँ r जो कि z माड के इक्वल होता है वो 1 है, सो अब सिंपली यहाँ z जो है वो हमारे पास ई पावर आयोटा थीटा होगा, तो इसका डेरिवेटिव जो है आयोटा ई पावर आयोटा थीटा डी थीटा होगा, जबकि थीटा की वेरिएशन 0 से 2 पाई तक होगी, क्योंकि यहाँ कर्व हमारे पास सर्कल है। तो इस सूरत में आपके पास जो रिक्वायर इंटीग्रल है 1/z² वो आप लिखेंगे और कर्व की वेरिएशन दिखाएंगे 0 से लेकर 2 पाई तक 1/z² डी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें ई आयोटा ई पावर आयोटा डी थीटा, और z² की जगह ई पावर 2 आयोटा थीटा आ जाएगा। इससे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इंटीग्रेट करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, एज इट इज़ आएगा, और एक्सपोनेंट में जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी उसका डेरिवेटिव। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0 के इक्वल। सिंपल इंटीग्रेशन है, 0 के इक्वल आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो हमें चाहिए था 1/z² इंटीग्रल 0, वो हमारा रिक्वायर जो है वो हमें हासिल हो गया है। अब नेक्स्ट हमें एक थ्योरम जो है काशी फंडामेंटल थ्योरम आगे करने हैं, काशी इंटीग्रल फार्मूले और बहुत सारे, तो उनमें एक बेसिक टूल यूज़ होना है ग्रीन थ्योरम। पहले आप लोग कर चुके हैं, तो इसकी स्टेटमेंट मेन है, अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ मेरे नोट्स के अंदर मौजूद है, लेकिन स्टेटमेंट मेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने स्टेटमेंट प्रॉपर्ली ध्यान में रखनी है। और इसे काशी फंडामेंटल थ्योरम का वीकर वर्जन भी कहते हैं ग्रीन थ्योरम को। इसके मुताबिक ये होता है कि अगर आपके पास कोई कर्व किसी एरिया के में क्लोज्ड है, तो इस सूरत में आपके पास mdx प्लस ndy का जो आपके पास इंटीग्रल है अलॉन्ग कर्व, वो इक्वल होगा डबल इंटीग्रल अलॉन्ग का सरफेस एरिया एस ऑफ पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, जबकि m और n जो है ये फंक्शन होंगे एक्स वाई के, और इनका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा और ये कंटिन्यूस फंक्शन भी होंगे। तो ये स्टेटमेंट प्रॉपर्ली आप लोग पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुके होंगे, फिज़िक्स के अंदर भी, BSc के अंदर भी, और बहुत पहले भी आपने पढ़ी होगी शायद इंटर के अंदर भी। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्ली स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे इसका रेफरेंस यूज़ होना है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है सिंपली कनेक्टेड डोमेन या सिंपली कनेक्टेड रीजन। इससे क्या मुराद होगा देखते हैं ज़रा। अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन इज़ अ डोमेन सच दैट every simple closed contour within its encloses only point of D. The set of points interior to a simple closed contour is an example. The annular domain between two concentric circles is however not simply connected. Or a region in which every closed curve can be shrunk to a point without passing out of the region is known as simply connected domain. क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ऐसी रीजन हो जिसमें आप एक जो कर्व है आपकी उसे श्रंक करके एक पॉइंट में चेंज कर सकें, तो ऐसी डोमेन जो है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक रिंग है रबर की, या कह लें कि बैंगल चूड़ी है, एक चूड़ी आप ले लें, बैंगल ले लें। अगर कोई ऐसा पॉसिबल वे हो कि आप उसे जो है इर्द गिर्द से श्रंक करते चले जाएं, उसे आप दबाते चले जाएं उस इस तरह से कि वो कम होती वो जो सर्कुलर फॉर्म में एक रिंग थी या जो बैंगल थी वो एक पॉइंट बन जाए, तो इस सूरत में वो वाली डोमेन या वो वाली सरफेस जो है वो आपके पास सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहलाती है। या यूँ कह लें कि ऐसी रीजन जिसके अंदर सिर्फ एक ही होल हो, उसे हम सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। खैर आप उसकी तरफ ना जाएं, सिर्फ इतना याद रखें कि अगर ऐसी आपके पास कर्व हो जिसे आप श्रंक करके, जिसे आप इकट्ठा करके एक पॉइंट बना सकें, तो वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन या सिंपली कनेक्टेड रीजन कहलाती है। काशी फंडामेंटल थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इससे ये बार बार यूज़ होना है। नेक्स्ट जितना भी काम होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका रेफरेंस दिया जाएगा। लेट डी बी अ सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड एफ एट जी बी अ सिंगल वैल्यू कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन डी, देन इंटीग्रल अपॉन कर्व सी एफ एट जी डी जी विल बी इक्वल टू 0 वेयर सी इज एनी क्लोज कंटोर कंटेन इन डी।
यहाँ जो फंक्शन जो कि सिंगल वैल्यू कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल जिक्र किया गया है, इसे हम कंपोज फॉर्म में इकट्ठा करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। इफ़ अ फंक्शन इज़ एनालिटिक एंड कॉन्टीन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इंटीरियर टू एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी, देन इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन अपॉन कर्व सी विल बी इक्वल्स टू 0। ये वही बात है, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन दिया गया हो, वो एनालिटिक भी हो और कॉन्टीन्यूस भी हो, मतलब उसके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहे हो, फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी हो, किसी भी कर्व किसी भी कंटोर के अंदर और उसके ऊपर, मतलब इंटीरियर टू एंड ऑन, तो इस सूरत में जो फंक्शन जिस कर्व के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसका इंटीग्रल जो है वो आपके पास 0 के इक्वल आएगा। अब इसे प्रूफ करते हैं, तब आपको प्रॉपर्ली क्लियर होगा। प्रूफ के लिए हमने चूँकि फंक्शन को 0 के इक्वल दिखाना है, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यूड है, तो एफ एट जी को हम लिख सकते हैं u प्लस आयोटा वी, और डी जी की जगह आपने डिफरेंशियल फॉर्म में डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई लिख लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो कम्प्लेक्स वैल्यूज़ होंगी इमेजनरी फॉर्म में वो सेपरेट कर लेनी है, रियल वैल्यूज़ आपने साइड पे कर लेनी है। तो ये आपके पास बन जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यह आ जाएगा u डी एक्स माइनस वी डी वाई, रियल वैल्यू है साइड पे हो गया, प्लस आयोटा फॉर्म वाली u डी वाई प्लस वी डी एक्स ये साइड पे हो गया। इसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब ग्रीन थ्योरम यूज़ करना है, जिसका मैंने आपको बताया था पहले इसकी स्टेटमेंट। ग्रीन थ्योरम यूज़ करते हुए u डी एक्स वी डी वाई जो है पहला पार्ट वो इक्वल आ जाएगा डबल इंटीग्रल अपॉन आर इन ब्रैकेट माइनस वी एक्स माइनस यू वाई विद मल्टीपल ऑफ डी एक्स डी वाई, इस इक्वेशन 2 का नाम दे दें। सिमिलरली u डी वाई प्लस वी डी एक्स ये चेंज हो जाएगा u एक्स माइनस वी वाई में। ये वही आप स्टेटमेंट दोबारा ग्रीन फंक्शन की देखें तब आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। जस्ट m और n की जगह आपने u भी रिप्लेस करने, आपका आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 और 3 को आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। जब पुट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी, राइट साइड पे इंटीग्रल अपॉन आर रीजन मीन्स माइनस यू एक्स माइनस वी वाई डी एक्स डी वाई प्लस एओटा इंटीग्रल डबल इंटीग्रल अपॉन रीजन आर यू एक्स माइनस वी वाई डी एक्स डी वाई। अब आप क्या करें, सी आर इक्वेशन होल्ड करती हैं, ये आर क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो उसकी सी आर इक्वेशन होल्ड करेंगी, तो उससे आपने ये रेफरेंस देते हुए अगर सी आर इक्वेशन होल्ड करती हैं तो सबको आपने एक ही वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है, चाहे वाई के अंदर कर लें चाहे एक्स के अंदर कर लें। तो यू एक्स की जगह वी वाई रिप्लेस कर दें, यू वाई की जगह माइनस वी एक्स रिप्लेस कर दें, या बल्कि यही किया है, ये सारे रिप्लेस कर दिए। रिप्लेस करने के बाद बिल्कुल सेम हो जाएंगे, सेम होने की वजह से राइट साइड आपके पास 0 की इक्वल आ जाएगी, जो कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अभी जो हमने थ्योरम किया है उसके अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि फंक्शन कांस्टेंट हो, लेकिन अगर कांस्टेंट वाली कंडीशन निकाल दी जाए तो फिर जो बाद में हमारे पास स्टेटमेंट रह जाती है वो बेसिकली एक पर्सन गोरसात था, उसने प्रूव की थी, तो उसके नाम पर इसे काशी गोरसात थ्योरम कहा जाता है। तो इसकी स्टेटमेंट ज़रा देख लें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि इफ़ अ फंक्शन इज़ एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इंटीरियर टू एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी, देन इंटीग्रल अपॉन अ कर्व सी ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल्स टू 0। ये वही स्टेटमेंट है, सिर्फ इसमें क्या है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉन्टीन्यूस का जिक्र नहीं किया गया। तो अगर पिछले वाले थ्योरम की स्टेटमेंट में से कॉन्टीन्यूस का जो वर्ड है वो निकाल दी जाए, ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो, ये गोरसात ने कहा था, तो फिर हमारे पास रिमेनिंग जो थ्योरम बच जाता है वो आपको काशी गोरसात थ्योरम कहलाता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल है, आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉन्टीन्यूस का जिक्र हो फिर ठीक है, फिर आप पिछला थ्योरम यूज़ करेंगे, वरना आपने ये वाला गोरसात वाला थ्योरम यूज़ कर लेना है। एग्जांपल ये है कि इफ़ सी डिनोट एनी क्लोज कंटूर लाइंग इन द डिस्क जी मार लेस देन 2, देन एवेलुएट इंटीग्रल ऑफ साइन जी ओवर जी स्क्वायर प्लस 9 होल पावर 5। इसे आपने एवेलुएट करना है। आपके पास कंटूर कौन सी दे दी गई है, वो ओपन डिस्क है लेस देन 2, मतलब 2 से कम वैल्यू जो है वो इनर इंटीरियर में जाएंगी और उससे ज़्यादा जो है वो एक्सटीरियर में जाएंगी। एक्सटीरियर हुआ तो फिर हमारे पास वो ये गोरसात थ्योरम के मुताबिक इंटीग्रल 0 की इक्वल हो जाएगा, और इंटीरियर के अंदर हुए तो फिर आपके पास वही 0 के अंदर 0 की इक्वल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज़ एक्सटीरियर में जाएंगी वो साइड पे काट देंगे।
सिंस द डिस्क इज सिंपली कनेक्टेड, इसका सोल्यूशन देखें जी। सिंस द डिस्क इज अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन एंड द टू सिंगुलरिटीज आर प्लस माइनस 3 आयोटा, जी स्क्वायर प्लस 9 आपके पास आ जाएगा, जी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 9 है तो ये आ जाएगा जी प्लस 3 आयोटा, जी इक्वल्स टू प्लस 3 आयोटा एंड जी इक्वल्स टू माइनस 3 आयोटा, जब आप इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। Of the integrand are exterior to the disk, so given the function is non-analytic on these, then by Cauchy fundamental theorem sin z over z square plus 9 whole power 5 dz equals to 0, ये आपके पास 0 की इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका गोरसाद थ्योरम यूज़ करते हुए या काशी फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करते हुए आपका आंसर 0 की इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलरिटीज़ हैं वो 3 देखें ना तो 2 के अंदर तो नहीं ना आ रहा, प्लस माइनस 3 जो है वो आउटर एक्सटीरियर साइड पे चला जाएगा, सिंगुलरिटी होगी, इस पर फंक्शन एनालिटिक होगा नहीं, तो इसके अलावा जो पॉइंट्स होंगे इन पे फंक्शन एनालिटिक होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि काशी फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक ये हमारे पास 0 की इक्वल आ जाएगा। मल्टी कनेक्टेड डोमेन, अ डोमेन दैट इज़ नॉट सिंपली कनेक्टेड इज सेड टू बी मल्टी कनेक्टेड। यह खैर डेफिनेशन नहीं बनाई जा सकती, लेकिन चलिए एक तरह से स्टेटमेंट के तौर पे लिखा जा सकता है। पीछे हमने कहा था कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन कौन सी होती है, प्रॉपर डिफाइन भी किया था। तो ऐसी डोमेन जो सिंपली कनेक्टेड ना हो वो मल्टीप्लाई कनेक्टेड डोमेन कहलाएगी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लें, अ रीजन और डोमेन इन विच एवरी क्लोज कर्व कैन नॉट बी श्रंक टू अ पॉइंट विदाउट पासिंग आउट ऑफ द रीजन। वही उसके उलट में हमने बात कर दी है, जिससे हम श्रंक ना कर सकें। पीछे मैंने प्रॉपर उसका जिक्र आपको बता दिया था। तो अगर ऐसी रीजन जिसे हम श्रंक ना कर सकें वो हमारे पास मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाएगी या मल्टी कनेक्टेड डोमेन कहलाएगी। काशी इंटीग्रल फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्टेटमेंट भी अमूमन शॉर्ट में पूछ ली जाती है और लॉन्ग में भी प्रूफ भी इसका आ जाया करता है। लेट एफ बी एनालिटिक एवरीवेयर इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटोर सी taken in positive sense, if z naught is any point interior to C, then show that f at z naught equals 1 over 2 pi iota integral upon curve C f at z over z minus z naught dt, or it will be written in the form integral upon curve C f at z over z minus z naught dz equals 2 pi iota f at z naught। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया हो किसी भी क्लोज कर्व पर, सिंपल क्लोज कर्व हो, उसके ऊपर और उसके अंदर, अगर वो एनालिटिक है तो फिर इस सूरत में आपके पास इस फिनोमेना को, जो फार्मूला आपके सामने शो हो रहा है, इसको वो फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रूफ के लिए आप सबसे पहले कंसीडर करें कि आपके पास सी रो जो है वो एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल जो कि जी माइनस जी नॉट इक्वल रो है उससे डिनोट कर रही है, वेयर रो इज सिंपल स्मॉल एनफ दैट सी रो इज़ इंटीरियर टू सी। फिगर जो है आप मेरे नोट्स में से देख सकते हैं या रिकमेंडेड बुक्स में से देख सकते हैं। सिंस द क्वेश्चन एफ एट जी ओवर जी माइनस जी नॉट इज़ एनालिटिक बिटवीन एंड ऑन द कंटोर सी रो एंड सी but not on z naught, it follow from the principle of deformation of path that integral upon c f at z over z minus z naught dz equals to integral upon c rho f at z over z minus z naught dt। अगर आपके पास यहाँ ये एक रिज़ल्ट यूज़ हुआ है, उसका प्रूफ तो खैर हमने नहीं किया, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जो है, ये इसे प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पाथ कहते हैं। अगर आपके पास एक कर्व दी गई है, ये वही बात ही है कि अगर एनालिटिक है किसी भी कंटोर पर और उसी से बिल्कुल रिलेटिंग कंटोर पर भी फंक्शन एनालिटिक है, तो फिर इस सूरत में आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कर्व्स की। तो रिप्लेसमेंट की है हमने सी की जगह सी रो लिख दी है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, राइट साइड पे आपने अपनी तरफ से एफ एट जी नॉट जो है प्लस माइनस कर देना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने जो है इंटीग्रल सेपरेट कर दिया। इंटीग्रल सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपने नेक्स्ट जो है एफ एट जी नॉट बिल्कुल एंड वाले फैक्टर में से साइड पे कर लेना। बाकी आपके पास आ जाएगा 1 ओवर जी माइनस जी नॉट का इंटीग्रल। तो यहाँ तक करने के बाद आपने इंटीग्रल वाली वैल्यूज़ को I1 और I2 का नाम दे देना है।
अब हम I1 को सॉल्व करते हैं। I1 हमारे पास था इंटीग्रल अपॉन जीरो एफ एट जी माइनस एफ एट जी नाट ओवर जी माइनस जी नाट डी जी। इससे के हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद हम इनइक्वालिटी जो है वो यूज़ करेंगे। जो रिज़ल्ट है हमारे पास लेस दैन इक्वल का साइन आएगा जब हम अपना मॉडुलस सेपरेट करेंगे। तो मॉडुलस हमने सेपरेट किया, तो उसके बाद आप नेक्स्ट देखें तो एफ एट जी माइनस एफ एट जी नाट पे मार्ट सेपरेट लिख लिया। अगेन 1 ओवर जी माइनस जी नाट पे मार्ट सेपरेट लिख लिया, और बाकी जो है डी जी एब्सोल्यूट वैल्यू उसका इंटीग्रल उसका मार्ट सेपरेट लिख लिया। ये लेस होगा एफ एट जी माइनस एफ एट जी नाट बीइंग कंटीन्यूस लेस दैन रो होगा, और 1 ओवर जी माइनस जी नाट ये भी रो से लेस है तो इसकी जगह रो रिप्लेस कर दिया। रो ओवर रो ये कैंसिल आपके पास साइड पे होगा। बाकी कर्व जो है 0 से 2 पाई था, सर्कल था, तो हमने उसे लिमिट्स फॉर्म में लिख लिया, और डी जी की एब्सोल्यूट वैल्यू रो डी थी तो होगी। अब इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई रो की इक्वल आंसर आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। I1 लेस दैन इक्वल्स टू 2 पाई रो अप्रोचेस टू जीरो एज रो अप्रोचेस जीरो। जैसे रो की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास I1 0 हो जाएगा। विद जी माइनस जी नाट मार्ड इक्वल्स टू रो, ये ऊपर जो अभी वैल्यूज़ लिखी हैं वो यहाँ ये जिक्र कर दिया है, जबकि जी माइनस जी नाट रो ई पावर एटा थीटा होगा। और I2 क्या है, मतलब I1 कैंसिल हो गया। अब I2 पर आते हैं। I2 आपके पास है 1 ओवर जी माइनस जी नाट, तो डी जी की वैल्यू आपके पास एटा रो ई पावर एटा थीटा होगी, और जी माइनस जी नाट की वैल्यू रो ई पावर एटा थीटा डी थीटा। तो इससे जब सॉल्व करेंगे 2 पाई एटा आ जाएगा। ये पहले भी हम कर चुके हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आप प्रीवियस के अंदर पुट करेंगे। I1 की जगह 0 हो गया, I2 की जगह 2 पाई एटा। अरेंज करने के बाद आपके पास आ जाएगा एफ एट जी नाट इक्वल 1 ओवर 2 पाई एटा इंटीग्रल अपॉन कर्व सी एफ एट जी ओवर जी माइनस जी नाट डी सी, या हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल अपॉन कर्व सी एफ एट जी ओवर जी माइनस जी नाट डी सी इक्वल टू 2 पाई एटा एफ एट जी नाट। This formula tells us that if a function is to be analytic within and on a simple closed contour C, then the value of function interior to C are completely determined by the value of function on C. It can be used to evaluate certain integrals along simple closed contour. ये इसकी जो है आप कह लें इम्पॉर्टेंस है, ये भी प्रॉपरली से आप देख लीजिएगा। जी नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि आप एवेलुएट करें। इंटीग्रल है आपके पास का जी ओवर जी इंटू जी स्क्वायर प्लस 9, तो यूनिट सर्कल की रिस्पेक्ट से इसे जो है आपने एवेलुएट करना है। जी मार्ड इक्वल्स टू 1 आपको गिवन है। सॉल्यूशन में देख लेते हैं। हमें सबसे पहले तो हमने किस न किस तरह से फंक्शन को अरेंज करना है। जी एट सी हमारे पास एक नया फंक्शन बनाएंगे जो कि ऑलरेडी गिवन है, उसे हम थोड़ा चेंज करेंगे। हमारे पास गिवन है का जी ओवर जी इंटू जी स्क्वायर प्लस 9, तो इससे जब अरेंज करेंगे तो का जी ओवर जी स्क्वायर प्लस 9 और डिनोमिनेटर में जी आ जाएगा, तो ऊपर एक एफ एट जी ओवर जी आ गया। आप अपनी मर्ज़ी की अरेंजमेंट कर सकते हैं। पॉइंट जी 0 पर ये वो सर्कल के अंदर लाया करेगा, और आपने कुछ इस तरह से बनाना है कि वो आपके इनसाइड सर्कल लाया करे और सिंगुलर पॉइंट भी होता है कि आप इजीली उसका प्रीवियस फार्मूला जो है जो रिज़ल्ट है वो अप्लाई कर सकें। तो एफ एट जी ओवर जी आ गया 0 पर, ये आपके पास एक सिंगुलर पॉइंट देगा और वो आपके पास यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेगा। Also f at z is analytic inside and on C, so by using Cauchy integral फार्मूला, काशी इंटीग्रल फार्मूला के मुताबिक आपके पास गिवन फंक्शन जो है उसका इंटीग्रल 2 पाई एटा एफ एट पॉइंट आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की जगह का जी ओवर जी इंटू जी स्क्वायर प्लस 9, इसे अरेंज किया एफ एट जी में आपके पास आ गया का जी ओवर जी स्क्वायर प्लस 9 ओवर जी माइनस 0, तो 2 पाई ओटा एफ एट 0 आ जाएगा। एफ एट 0 जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 ओवर 9 की इक्वल आंसर आएगा, तो 2 पाई आयोटा ओवर 9 आपका रिक्वायर आंसर होगा। अब काशी इंटीग्रल फार्मूला जो है उसकी एक एक्सटेंशन है, मतलब उसकी थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें थोड़ा सा चेंज करें तो आपके पास एक नया फार्मूला बन जाता है। या फिर इसका दूसरा ये होता है कि डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव जो हैं उन्हें किस तरह से आपने इंटीग्रल यूज़ करते हुए काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, तो ये यहाँ आपको बताया जाएगा। The Cauchy integral formula can be extended so as to provide an integral representation for derivative of f at c naught। तो इसके लिए आप जो है एक थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सा है कि अगर आपके पास f जो है एक एनालिटिक फंक्शन है एवरीवेयर इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर c taken in positive sense, if c naught is any point interior to c, then f n at c naught will be equals to n factorial over 2 pi iota integral upon curve c f at z over z minus z naught power n plus 1 dz, where n from 0 to so on values।
हमने एवेलुएट करना है, हम गिवन ये है कि फंक्शन एनालिटिक है, हम उसे एक कंटोर पे जो है वो आपके पास इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज कंटोर, उसे हम पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। आल्सो जी नॉट इज़ एनी पॉइंट इंटीरियर टू सी, तो हम काशी इंटीरियर फार्मूला यूज़ करते हैं, फिर उसे अरेंज करेंगे तो हमारा रिक्वायर आंसर आ जाएगा। एफ एट जी नॉट इक्वल आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा एफ एट जी ओवर जी माइनस जी नॉट का इंटीग्रल। तो जी नाट की जगह जी नाट प्लस एच रिप्लेस किया, राइट साइड पे थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है आपने, जी माइनस जी नाट प्लस एच, मतलब उस वजह से जी नाट प्लस एच को ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच अप्रोच 0 एफ एट जी नाट प्लस एच माइनस एफ एट जी नाट ओवर एच होता है। तो 1/h साइड पे करते हुए आपके पास ब्रैकेट के अंदर एफ एट जी नाट प्लस एच माइनस एफ एट जी नाट आ जाएगा। यहाँ जो है आपने इक्वेशन 1 और 2 पुट कर देनी है ब्रैकेट फैक्टर के अंदर। ब्रैकेट फैक्टर के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो जो कॉमन आ रहा है वो आपने कॉमन ले लेना। 1/2 पाई आयोटा कॉमन आ रहा है, इंटीग्रल कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, वो सारे कॉमन लेके बाकी ब्रैकेट के अंदर आपके पास 1/z माइनस जी नाट प्लस एच और 1/z माइनस जी नाट आ जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास रिक्वायर एफ प्राइम एट जी नॉट विल बी इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोच 0 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल अपॉन का सी एफ एट जी डी जी ओवर जी माइनस जी नाट और जी माइनस जी नाट माइनस एच आएगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो एच की जगह 0 आ जाएगा। 0 आने के बाद मज़ीद जब इसे सॉल्व करेंगे तो जी माइनस जी नाट 2 टाइम है, तो ये इक्वेशन 3 बन गई है। एफ प्राइम एट जी नाट इक्वल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ एट जी ओवर जी माइनस जी नाट का स्क्वायर। अब यहाँ बात बताता चलूँ, एफ़ का एक डेरिवेटिव है तो राइट साइड पे देखें डिनोमिनेटर में जी माइनस जी नाट पावर 2 आ गया। कभी कभी आता है इतना प्रूव करें, तो फिर यहाँ तक आपने करना है। और अमूमन क्वेश्चन जो नेक्स्ट अभी कम करने लगे हैं कि एफ़ का डबल डेरिवेटिव अगर हो तो जी माइनस जी नाट पावर 3 आता है, ये अमूमन प्रूव करना आता है, तो ये हम प्रूव करेंगे। इसी को अरेंज किया, इक्वेशन 3 को जी की जगह जी नाट पुट कर दिया, तो सिंपल वही प्रीवियस काम करेंगे हम दोबारा। अब आपका डबल डेरिवेटिव है तो सिर्फ जहाँ सिंगल डेरिवेटिव था वहाँ सिंपल फंक्शन हमने जो है डबल डेरिवेटिव रिप्लेस कर दिया, और जहाँ सिंपल फंक्शन था वहाँ सिंगल डेरिवेटिव रिप्लेस कर दिया है। सिंस वी नो दैट एफ डबल प्राइम एट जी नाट इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोच 0 एफ प्राइम एट जी नाट प्लस एच माइनस एफ प्राइम एट जी नाट ओवर एच आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपने प्रीवियस फिर वही काम करना है, लिमिट साइड पे कर ली, 1/h साइड पे कर लिया, बाकी वैल्यूज़ ऊपर वाली जो थी उन्हें ब्रैकेट के अंदर देख लिया। फिर प्रीवियस 3 और 4 जो है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। 3 और 4 यूज़ करते हुए फिर जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमन ले ली। कॉमन लेने के बाद आप ब्रैकेट वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपके पास एफ डबल प्राइम आफ्टर सॉल्विंग एफ डबल प्राइम एट जी नाट आ जाएगा 2 फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा एफ एट जी ओवर जी माइनस जी नाट पावर 3 आ जाएगा डी जी, आपके पास आंसर आ जाएगा। कंटिन्यू इन दिस मैनर वी कैन गेट द रिक्वायर्ड आंसर दैट विल बी एफ एन एट जी नाट एन फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा एफ एट जी ओवर जी माइनस जी नाट पावर एन प्लस 1 का इंटीग्रल। तो ये आपकी एक्सटेंशन है, तो ये भी प्रूव करना कभी कभी आ जाता है, इसलिए है सिंपल सा, बस अरेंजमेंट्स का जहन में रखना है और आगे आंसर निकाल देना है। एग्ज़ाम्पल है जी, आप एवेलुएट करेंगे वन इंटीग्रल को जबकि कर्व जो है वो एनक्लोज कर रही है पॉइंट जी इक्वल्स टू 1 पर। अब हमारे पास फंक्शन कौन सा गिवन है, न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी उसे आपने एफ एट जी की इक्वल लिखना, 6 जी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस 5 होगा। एन की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी +1, मतलब 1 साइड पे करते हैं जो वैल्यू रिमेनिंग में आएगी वो आपके पास n की इक्वल होगी। यहाँ 3 है तो 2 + 1 होता है, तो मतलब n की वैल्यू 2 आ गई। और कौन सी वैल्यू पे फंक्शन z माइनस जी नाट होता है, तो डिनोमिनेटर में देखें जी नाट की जगह 1 आ जाएगा। f का डेरिवेटिव क्या होगा, आपने सिंगल डेरिवेटिव लिया, फिर डबल डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव क्योंकि हमें रिक्वायर है, डबल डेरिवेटिव में फंक्शन जी नाट आपने पुट किया तो 12 की इक्वल आंसर आ गया। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है, एफ एन एट जी नाट इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा एफ एट जी ओवर जी माइनस जी नाट पावर एन प्लस 1 का इंटीग्रल। तो वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी, जी नाट की जगह आपने 1 पुट किया, एन आपके पास 2 है, मतलब वो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद नेक्स्ट इसे अरेंज करेंगे। 2 से कैंसिल, पाई आयोटा साइड पे आ गया, एफ डबल प्राइम एट 1 जो है वो आपके पास 12 पाई आयोटा जो कि रिक्वायर था, मतलब गिवन
इंटीग्रल का आंसर जो है वो 12 पाई आयोटा के इक्वल आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। जी, अब नेक्स्ट हमारा है मोरेरास थ्योरम, एक मैथमेटिशियन है उनके नाम पर। इसे आप कह सकते हैं कि ये काशी फंडामेंटल थ्योरम का कन्वर्स है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ज़रा देखिएगा, कन्वर्सली आपको नज़र आएगी। लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस ऑन द डोमेन डी इफ़ इंटीग्रल अपॉन द कर्व सी ऑफ अ फंक्शन इक्वल टू 0 फॉर एवरी क्लोज कंटोर सी इन डी देन फंक्शन विल बी एनालिटिक थ्रू आउट डोमेन डी। ये वही है जैसे पहले हमने कहा था फंडामेंटल थ्योरम के अंदर कि अगर आपके पास फंक्शन एनालिटिक हो किसी डोमेन के अंदर, कंटिन्यूस भी हो, तो फंक्शन का इंटीग्रल 0 होता है। लेकिन ये इसके कन्वर्स में है कि अगर फंक्शन का इंटीग्रल 0 है तो फिर इस सूरत में फंक्शन उस डोमेन के अंदर एनालिटिक होगा। ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए है कि हम सपोज़ करते हैं z0 की जगह हम a रिप्लेस करते हैं और हमारे पास दो कर्व हैं c1 और -c2, एक दूसरे की अपोजिंग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो काशी फंडामेंटल थ्योरम के एक रिज़ल्ट के मुताबिक ये एक सब केस कह लें, सब रिज़ल्ट कह लें, जो इसी थ्योरम से ऊपर जो है डिस्कस है, मैंने वो स्किप किया है, कि आपके पास दो कर्व अगर हों तो फिर उनका जो है वो एक ही डोमेन के अंदर अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर इस सूरत में दोनों को जो है वो आंसर सेम आएगा, दोनों के इंटीग्रल जो है वो सेम आएगा। जैसे कि बाय यूजिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ काशी फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल अपॉन कर्व c1 एंड इंटीग्रल अपॉन कर्व c2 विल बी इक्वल। हम सपोज़ करते हैं कि कैपिटल एफ एट जी ए से जी तक जो है फंक्शन टी पर डिपेंड कर रहा है, उसका इंटीग्रल से कैपिटल एफ से प्रेजेंट करते हैं अपॉन जी, और दूसरा ए से जी प्लस एच तक जो है, मतलब जी की जगह जी प्लस एच रिप्लेस कर दें तो उसे आप कैपिटल एफ अपॉन जी प्लस एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो इक्वेशनें बन गई हैं। फिर क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 जो है वो माइनस कर दें। माइनस कर दिया लेफ़्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। इसके बाद आप क्या करें, ए से जी प्लस एच तक था और माइनस ए से जी तक था। आपने क्या करना है, जी से ए करना है, इंटीग्रल की लिमिट्स चेंज करनी है, साइन चेंज हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। इसके बाद आपने ये करना है कि जी से ए और ए से जी, मतलब थोड़ा रिप्लेसमेंट करनी है, जो सेकंड प्लेस पे है उसे फर्स्ट प्लेस पे लाना है और जो फर्स्ट प्लेस पे है उसे सेकंड प्लेस पे लाना है। तो आपका इंटीग्रल जी से ए से जी प्लस एच बनेगा। तो इसे आप जो है कंबाइन करके जी से जी प्लस एच तक लिख सकते हैं। दोनों साइड पे 1/h मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब h डिवाइड कर दिया, h डिवाइड किया और फिर आपने जो है वो z प्लस h और माइनस एफ एट जी जो है वो दोनों साइड पे माइनस एफ एट जी जो है वो दोनों साइड पे माइनस कर दिया, यूँ कह लें। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट साइड पे h मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है लास्ट वाले फैक्टर के अंदर। h आपके पास जो राइट साइड पे आपके पास है एफ एट जी ओवर h और साथ में h है, तो h बेसिकली आपके पास लेंथ होगी। मैं आगे फार्मूला भी आपको शो करता हूँ। आपने उसकी जगह इंटीग्रल फ्राम z टू z प्लस h डी टी जो है वो रिप्लेस कर देना है। एफ डी टी लिख लें, डी सी लिख लें, वो आपकी मर्जी है। वेयर वी यूज़ द फैक्ट h इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्राम z टू z प्लस h डी टी द लेंथ ऑफ इंटरवल, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया है। अब देखें जी, 1/h राइट साइड कामन ले लिया, बाकी आपके पास z से z प्लस एच एफ एट टी डी टी माइनस एफ एट जी डी सी होगा। यहाँ तक करने के बाद आपने इसमें से जो है इंटीग्रल कामन ले लिया, इंटीग्रल कामन लिया एफ एट टी माइनस एफ एट जी आ जाएगा। मतलब राइट साइड पे वर्किंग कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड एज इट इज़ चल रही है। फिर आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी, मार्ड ले लिया दोनों साइड पे, मार्ड को ओपन किया, राइट साइड ओपन की तो लेस देन इक्वल आ जाएगा और आगे वैल्यूज़ का मार्ज है जो हमें चाहिए वो हमने रिप्लेस कर दिया। फंक्शन चूँकि कंटिन्यूस था तो एफ एट टी माइनस एफ एस जी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी जगह एप्सिलॉन रिप्लेस हो गया, ये लेस देन एप्सिलॉन होता है, और डी टी और इसका इंटीग्रल जो है ये इसकी जगह एच आ जाएगा आपके पास, इंटरवल लेंथ जो है। तो इसे अरेंज किया, ये आपके पास देखें तो एफ एट जी प्लस एच माइनस एफ एट जी ओवर एच माइनस एफ एट जी जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ रही है। इसे अगर मार्ड ओपन करें तो ये आपके पास लिमिट की डेफिनेशन आ रही है, लिमिट एच अप्रोच 0 ऑफ वैल्यू इक्वल्स टू एफ एट जी।
दिस इम्प्लाइज एफ प्राइम एट जी विल बी इक्वल टू एफ एट जी, क्योंकि लेफ्ट साइड जो आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन रही थी, तो दिस इम्प्लाइज एफ एनालिटिक थ्रू आउट टी, ये एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन पीछे जो आप कर चुके हैं वो आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है काशी इनइक्वालिटी, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है कि सपोज दैट अ फंक्शन एफ इज़ एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल सी सेंटर्ड एट जी नॉट एंड विद रेडियस आर। फिगर मैंने स्किप कर दी, नोट्स में से देख लीजिएगा। इफ़ एम डिनोट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f at z, absolute value of f at z on the c, then show that absolute value of nth derivative of function upon z naught will be less than equals to n factorial with multiple of m over r power n। सेकंड स्टेटमेंट देखें, ये भी उसी की तरह है। सपोज दैट फंक्शन इज एनालिटिक ऑन अ क्लोज कंटोर सी सच दैट z माइनस जी मॉड जी नॉट मॉड इक्वल्स टू r एंड f at z is bounded, that is f at z mod less than equals to m, then the result, ये आपने शो करना है। प्रूफ में देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास के हमारे पास फंक्शन एनालिटिक है, कंटोर जो है जी माइनस जी नॉट मॉड इक्वल्स टू आर है, तो फिर हम एक प्रीवियस रिजल्ट वो यूज़ करते हैं, एफ एन एट जी नॉट इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ओवर 2 पाई एटा इंटीग्रल ऑफ एफ एट जी ओवर जी माइनस जी नॉट पावर एन प्लस 1। इन सब का माड ले लेते हैं, माड लेके राइट साइड को माड एक्सपेंड करना है, माड ओपन किया तो लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा, एन फैक्टोरियल साइड पे 2 पाई साइड पे आयोटा का माड आ जाएगा, आगे जो है इंटीग्रल साइड पे फंक्शन का माड आ जाएगा, डी जी का माड आ जाएगा और जी माइनस जी नॉट माड एन प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें पता है आयोटा का माड 1 की इक्वल होता है, फंक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू एम है, स्टेटमेंट के अंदर गिवन है या वैसे बाउंडेड है वो, इसलिए हम लिख सकते हैं। कार हमारे पास आर की इक्वल है और इसके अलावा लेंथ जो है वो 2 पाई आर, सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो 2 पाई आर है, इसलिए हम रिप्लेसमेंट करेंगे। जब रिप्लेसमेंट की इन जो है एन फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा की जगह 1 आ गया, एम ओवर आर पावर एन प्लस 1 विद मल्टीपल ऑफ 2 पाई आर, ये इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल एम ओवर आर पावर एन। अरेंज करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा एनथ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एम ओवर आर पावर एन आ जाएगा। काशी इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सप्रेशन, जो कि अभी हमने यूज़ किया है वो उसी के जो है वो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि उसी को यूज़ करके आगे निकाला है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस है कि इसी से निकाला गया रिजल्ट है। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं और छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं, उनका मैं प्रूफ तो नहीं दे रहा, प्रूफ नोट्स के अंदर है, कोई इतने ख़ास भी नहीं है, लेकिन आप उनका प्रूफ भी देख लीजिएगा। पहली डेफिनेशन है एंटायर फंक्शन की। फंक्शन जो किसी भी डोमेन के अंदर हर जगह एनालिटिक हो उसे हम एंटायर फंक्शन कहते हैं। पहले भी हम इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं, चूँकि यूज़ होना था इसलिए मैंने बता दिया ज़रा। अ फंक्शन विच इज़ एनालिटिक एवरीवेयर इन द कम्प्लेक्स प्लेन इज़ कॉल्ड एंटायर फंक्शन। फॉर एग्जांपल ऑल पोलिनोमियल एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आर एंटायर फंक्शन। नेक्स्ट है लेवली थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। If a function is entire and bounded in the complex plane, then function will be constant throughout the plane। अगर कोई फंक्शन एंटायर हो, बाउंडेड भी हो किसी भी प्लेन के अंदर, तो फिर वो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा, ये आपने बताना है। प्रूफ देख लेते हैं कि चूँकि फंक्शन एनालिटिक है कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर और ये बाउंडेड भी है, तो हम काशी इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। काशी इनइक्वालिटी के मुताबिक क्या होता है, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेस देन इक्वल होता है एन फैक्टोरियल एम ओवर आर पावर एन। आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल हो जाएगा। कौन सी चेंजिंग करनी है, आपने एन की जगह 1 पुट कर देना, जी नॉट की जगह जी पुट कर देना। जब ये पुट करेंगे तो आपके पास एफ प्राइम अपॉन जी, मतलब पहला डेरिवेटिव इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एम ओवर आर आ जाएगी। तो जैसे ही आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ऑब्वियस सी बात है फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो का अप्रोच करेगा। अगर ज़ीरो का अप्रोच करेगा, आप इसे इंटीग्रेट करें तो फंक्शन कांस्टेंट का मतलब आंसर आपके पास फंक्शन का वो कांस्टेंट आएगा। ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस मीन्स दैट फंक्शन इज़ कांस्टेंट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है nth डिग्री की तो उसका एटलीस्ट 1 0 होगा, दैट इज़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट जी सच दैट पॉलिनोमियल अपॉन जी विल बी इक्वल टू 0। अगर आपके पास nth ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो उसका कम से कम एक ज़ीरो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, या कम से कम एक रूट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिस पर वो आंसर 0 देगी अगर उसके अंदर पुट करेंगे तो।
मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है, इफ़ अ फंक्शन इज़ एनालिटिक एंड नॉट कांस्टेंट इन अ गिवन डोमेन देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू इन दैट डोमेन, दैट इज़ देयर इज नो पॉइंट in the domain such that f at z less than equals to f at c mod their absolute value for all points z in it. कोई भी अगर आपके पास फंक्शन एनालिटिक हो और कांस्टेंट ना हो किसी भी डोमेन के अंदर तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी. ये मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल कहता है. इसकी अगर आप चाहते हैं तो प्रूफ देख सकते हैं, वो नोट्स के अंदर मौजूद है. यहाँ पर इसकी सेकंड स्टेटमेंट है, इफ़ अ फंक्शन इज एनालिटिक विद इन ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व देन एब्सोल्यूट वैल्यू अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द कंटोर सी नॉट इनसाइड. यही उसके ऊपर वाली की ज़रा चेंजिंग करके. पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला है, इससे ऊपर बाद में हम करते हैं. चलें, पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला क्या है. अगर आपके पास फंक्शन एनालिटिक है किसी भी रीजन के अंदर तो ये नीचे वाला जो फार्मूला गिवन है उसको सेटिस्फाई करेगा. मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है, इफ़ m इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इनसाइड एंड ऑन c देन अनलेस f इज़ कांस्टेंट एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन m फॉर एवरी पॉइंट z इक्वल्स टू z नॉट इनसाइड c. सेकंड स्टेटमेंट ये है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है विद इन ऑन क्लोज कंटोर एंड लेट फंक्शन नॉन जीरो इनसाइड c देन फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑन कंटोर c नॉट इनसाइड.